Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, ये क्लास 9th का ये चैप्टर है फिजिक्स में क्या मोशन इन वन डायमेंशन. हाँ, आपने कहा और हमने बनाया. राइजिंग स्टार आप है मेरे लिए. मैंने 9th के बैच को आपके ही कहने पर राइजिंग स्टार नाम दिया और ये बैच एक्सक्लूसिव बैच है आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स का, जहां आपके हर एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट्स को यही हम कवर करते हैं. इसी बैच में आपके हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स, लेसन वीडियोस, सब कुछ इसी चैनल पर उपलब्ध हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन. कहूंगा कि जो भी चैप्टर आपने अभी तक नहीं देखा है, बस चैप्टर का नाम टाइप करिए. चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी. जैसे आपने मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस अभी तक मेरा नहीं देखा, बस चैप्टर का नाम लिखो, आगे लिखो बाय सर तरुण रूपानी. कहां सर्च करोगे? अरे गूगल कर लो, क्योंकि आपने ही मुझे गूगल सर फॉर आईसीएससी नाम दिया है. गूगल कर लीजिए और या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. आपको हमारे बनाए लेसन वीडियोस सब पर मिलने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट पर. तो जब हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन और रेस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा और इनसे पहले समझना चाहिए कि ये क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो हम आप मेजर कर सकते हैं वो किस टाइप की होती हैं. चलिए, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं. हम इन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. क्या लेंथ मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं. तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं. अभी फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं. पहला टाइप करेंगे स्केलर. स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स. ये कैसी क्वांटिटी होती है? अरे भाई, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी वैल्यू जिसे आप मेजर कर सकते हैं बट आप उसका डायरेक्शन नहीं बता सकते. अर्थात उसका कोई नंबर तो होगा पर उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है. ऐसे को हम लोग कहते हैं स्केलर. कोई ऐसा है एग्जांपल? मास. क्या कहते हो? लेंथ. तो जब आप लेंथ बता रहे हो किसी का मास बता रहे हो, किसी का टाइम बता रहे हो, क्या डायरेक्शन बताते हो क्या? किसी को बोलते हो क्या तुम कि 5:20 हो रहे हैं नॉर्थ में? ऐसा तो नहीं बोलते हो ना. तो ये आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटीज में 2 चीजें चाहिए. एक चाहिए यूनिट, दूसरा चाहिए उसका नंबर. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपने बताया मास. आपने बताया मास. तो मास है 5 किलोग्राम. ये किलोग्राम जो है यही है इसका यूनिट और ये 5 क्या है? 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो इसका मतलब है जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं, उसमें सिर्फ 2 चीजें बतानी होती है. यूनिट बताना होता है जिसपे हम उसको मेजर करते हैं और उसका कोई नंबर बताना होता है. यस, जो हमने मेजर किया है. जैसे हमने मेजर किया है 5 किलोग्राम, उसी तरह से लेंथ बताना चाहते हैं. लेंथ बताना चाहते हैं 5 मीटर. तो समझ गए, मीटर इसका यूनिट है और 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ नंबर होगा, डायरेक्शन नहीं होगी. आइए अब इसका उल्टा भी देख ले, वेक्टर देख ले. अरे वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी. इसमें दोनों बताना जरूरी है, डायरेक्शन बताना भी जरूरी है और मैग्नीट्यूड अर्थात उसका नंबर बताना भी जरूरी है. तो ऐसी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी. आइए एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हमने लिखा 5 मीटर नॉर्थ, तो ये जो नॉर्थ बता दिया हो गया डायरेक्शन, ये जो मीटर बता दिया वो हो गया यूनिट, और ये 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड. तो तीनों चीज है, ऐसी को कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज. कुछ एग्जांपल देख लूं. आइए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब जब आप वेलोसिटी बताएंगे तो डायरेक्शन बताएंगे. और एक्सीलरेशन, टेंशन न लीजिए, इन सब पर डिटेल डिस्कशन अभी होने वाला है इसी लेसन वीडियो में.
हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ ग्राफ। मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क जिसे हम कहते हैं, इंपल्स, वेट, ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होगा। चलिए, अभी तो आप समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटीज किस टाइप की होती हैं। अब इस डायग्राम को देखिए और आप बताइए। हाँ, अब कहेंगे सर ये डायग्राम तो बहुत बेसिक डायग्राम है, आपको जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ट्री दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अरे भाई रेस्ट में है। और ये जो लड़का दौड़ रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ये जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, मोशन में है। चलिए, अब मोशन और रेस्ट को क्या हम ऐसे ही बता सकते? चलिए, एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ध्यान से सुनना, और मैं ये वेरी श्योरली कह सकता हूं, आप इसको सोचेंगे तो ही आपको इसका आंसर सही समझ में आएगा। क्या यस, ये क्वेश्चन सुन लो, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या तुमने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए देखा है? प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्या तुमने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए देखा है? हाँ, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स पे अभी लिखिए और मुझसे टैली कराइएगा, ठीक है? चलिए, मुझे वेट रहेगा आप सबके कमेंट्स का। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, क्या तुमने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए देखा है? चलो, टाइप करो आंसर्स को और वेट करो मेरे इस एक्सप्लेनेशन का, यस के साथ मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। चलिए समझते हैं पहले इसके क्वेश्चन को, क्या हम इस टॉपिक को। रेस्ट क्या होता है? आपने अपनी घर की बिल्डिंग देखी, आपने बिल्डिंग के आसपास पेड़ देखा, आपने कहा वो रेस्ट पे है, और आपने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ बाजार की तरफ जा रहा है, आपने कहा मोशन में। तो आपने तो सही कहा, रेस्ट मोशन आपने सही बताया, पर कैसे डिफाइन करें? तो जब रेस्ट को डिफाइन करना हो तो उसकी पोजीशन, उस बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? उसके सराउंडिंग के मुकाबले क्या उसमें चेंज आ रहा है। इसका मतलब है, इफ अ बॉडी इज इन इट्स पोजीशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के आसपास उसकी पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो समझ जाओ वो बॉडी रेस्ट पे है। या इफ अ बॉडी इज एट वन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय तो बीत रहा है पर वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट कहां है? उसी जगह पर है, समझ जाओ वो बॉडी कहां है? रेस्ट पे है। चलो, कुछ समझ में आया? थोड़ा सा इसी को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। एक बॉडी को मोशन में तब माना जाता है जब उसकी पोजीशन चेंज करती है उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। आप बैठे हैं ट्रेन में, हां, तुम जा रहे हो ट्रेन में और तुम्हारी ट्रेन चल पड़ी, तुम देखते हो कि प्लेटफॉर्म पीछे भाग रहा है, लोग जो खड़े हैं वहां पर वो सब पीछे भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? सच बताना। तो आपको लगता है ये लोग मोशन में हैं, ये प्लेटफॉर्म मोशन में है, वो जो लोग खड़े हैं स्टेशन पे वो लोग मोशन पे हैं, पर वो मोशन में नहीं है, तुम मोशन में। तो मोशन कब होगा? जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी ट्रेन मूव कर रही है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो रेस्ट पे है। तो इसीलिए रेस्ट ऑफ मोशन को जब भी कंपेयर करना हो, समझना हो, तो उसके सराउंडिंग से या विद रिस्पेक्ट टू टाइम से उसको कंपेयर करना है, ठीक है? अब आते हैं हमारा चैप्टर जो कि है वन डायमेंशन मोशन का। तो ये वन डायमेंशन मोशन होता क्या है? तो अगर कोई बॉडी, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है। क्लियर हो जाना चाहिए, किस पे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब अगर कोई बॉडी ऐसे जिगजैग मूव कर रही है तो ये वन डायमेंशन मोशन नहीं है। कर्व्ड लाइन का मोशन वन डायमेंशन नहीं होना चाहिए। कैसा मोशन होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इस स्ट्रेट लाइन पाथ के मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या एक और नाम देख लेते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। अब आप कुछ भी नाम बोलिए, हां, तो आपके चैप्टर का देखिए कई सारा नाम हो गया। चलिए,
तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि पैरेलल टू दी एक्सेस होगी। दिखाऊं? आइए एक डायग्राम जिसमें हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, एक ग्राफ जिसमें दिखाना चाहते हैं। ये है ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये रहा आपको दिखती हुई लाइन। सर ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन शो कर रही है कि बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है। पर जैसे ही इस ग्राफ में बनाते हैं, नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखा देते हैं। और ये लाइन जो ऊपर जा रही है ये बता रही है बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। तो सर डिस्प्लेसमेंट कहां है? आइए इसी ग्राफ में देखें। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस जा रही है, किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये बताता है लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए आइए, ये तो हो गए बेसिक्स। हाँ, पूरा वीडियो अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा क्या चीज। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा सारे ग्राफ्स, क्योंकि हम हर एक ग्राफ को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और यहां आपको जो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। हाँ, यही एकमात्र चैनल है जहां सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, नोट्स फ्री मिल रहे हैं। हाँ, ये सारे नोट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं ये सारे नोट्स आपको मिल जाएं? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सारे नोट्स आपको मिल जाएं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइजिंग स्टार के नाम से, या हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी, डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। याद रखिएगा ये सब पेड कंटेंट है, पर हम कर रहे हैं आप सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री। पर यह प्रॉमिस है कि ये हमेशा फ्री होगा, इसका मैं वचन नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल से समझूंगा। अगर एक बॉडी है, एक बॉडी है, जरा सा इस डायग्राम को देखिए। एक बॉडी है, एक कार है। चलिए, एक कार है जो इस घर से, ये है ए और ये है दूसरी लोकेशन बी। ये एक जिगजैग पाथ से मूव करती हुई फ्रॉम हाउस ए टू हाउस बी। यही रोड बना हुआ है, इसीलिए जैसा रोड बना है वैसे रोड से कार जा रही है फ्रॉम हाउस ए टू बी। अज्यूम करता हूं कि कार को डिस्टेंस, ऐसे सिंबल डिस्टेंस का, डिस्टेंस लगा 10 किलोमीटर। चलिए, ये तो सिंपल है। अब काश कोई एक ऐसी सड़क होती जो डायरेक्टली इन दोनों को ज्वाइन करती, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स फ्रॉम दिस हाउस टू द फाइनल पोजीशन टू दिस हाउस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, अगर होता, ऐसे ही सड़क होती, या मान लीजिए कार उड़ के जा रही है, उड़ने वाली कार है, चलो हाँ भाई ड्रोन कार है, और ये कार डायरेक्टली सोच लीजिए उड़ करके जा रही है फ्रॉम हाउस ए टू बी। तो ये जो वैल्यू आती, ये होती डिस्प्लेसमेंट। अज्यूम करता हूं कि कार डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन चले जा रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है, और अज्यूम करता हूं कि सिर्फ 8 किलोमीटर लग रहा है। तो ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, पर इसमें डायरेक्शन बता दे रहा हूं कि कार मूव कर रही है ईस्ट, 8 किलोमीटर ईस्ट। देखिए, ईस्ट के डायरेक्शन में कार जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे अपने नोटबुक में। चलिए, इसको अब समझते हैं एक न्यूमेरिकल के एग्जांपल से। अब एक बॉय है, एक लड़का है, ये रहा वो लड़का, ठीक। ये लड़का पहले जाता है 3 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। कहां चला गया? 3 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। बाद में
ये अपने फ्रेंड के घर मुड़ जाता है, हाँ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर ईस्ट चला जाता है और यहां पहुंचने पे उसके अपना दोस्त का घर मिल जाता है। ये रहा उसके फ्रेंड का घर, ईस्ट में। डिस्टेंस कितना है आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस है इसका एस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालना है तो बस बॉडी कितना पाथ कवर कर रही है उसको मेजर कर लो। द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी जितना भी पाथ कवर कर रही है, मूविंग बॉडी है ये लड़का जो है ये मूव कर रहा है पहले 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर, हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है इसका 7 किलोमीटर। पर जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है इसमें डायरेक्शन होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट बताता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये पाथ जो इसने लिया, अगर काश इस पाथ से गया होता जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये वाला पाथ अगर आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्या ये है? हाइपोटेन्यूज। नाम दे दूं, चलिए इसको दे देता हूं इसका नाम SE। ये जो SE दिख रहा है आपको डायग्राम में वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप कर सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी H की वैल्यू दैट इज आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर। सो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप जवाब देंगे डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताना मत भूलना, याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। देखा डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी देख लीजिए, एरो लगा दिया ऊपर, और यहां डिस्टेंस भी देख लीजिए। ठीक, तो ये है दोनों में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए थोड़ा सा बुकिश टर्म में पढ़ें। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, या एक मूविंग बॉडी जितना भी रास्ता कवर करती है वो हो जाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, SI यूनिट मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चलिए एक एग्जांपल से पूछते हैं, यह जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे इस हाथ में स्टाइलस है, इस बोर्ड का स्टाइलस है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस पेन को मैं, इस स्टाइलस को मैं 1 मीटर ऊपर उछाल रहा हूं, और जिस पोजीशन से उछाला, लेट्स से यहीं से उछाला और ये 1 मीटर ऊपर गया और 1 मीटर नीचे आया, डिस्टेंस कितना है इसका? हम कहेंगे डिस्टेंस है 2 मीटर। 1 मीटर अप और 1 मीटर डाउन, पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? सही कह रहे हैं, 0। तो अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल से और देखते हैं। एक लड़का है, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, स्टेडियम के चक्कर लगा रहा है। हाँ, स्टेडियम के चक्कर लगा रहा है, और वो जो सरकमफ्रेंस है स्टेडियम का वो 1 किलोमीटर का है। कितना मैंने बोला? 1 किलोमीटर का है। तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर अगर उसने 1 राउंड लगाया। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अगर वो इस स्टेडियम के राउंड जहां से लगाना शुरू किया था वहीं आकर के एक कंप्लीट राउंड बाद बंद कर देता है? अगेन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन उस बॉय की सेम हो जाएगी। अब क्लियर है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इससे यह भी साबित हो गया कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है या 0 हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव कैसे हो सकता है सर? सोचिए आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं पर 4 किलोमीटर पीछे चले जा रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि आपने फॉरवर्ड तो 2 गए पर बैकवर्ड आप कितने आ गए? 4 आ गए, तो आप 2 नेगेटिव में चले गए। क्लियर है? आइए थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों के बीच में।
जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट ओ यहां पे होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यहां पे थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया, हाँ स्पेलिंग का करेक्शन है, ध्यान से देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड जो है यहां पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। और डिस्प्लेसमेंट पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है, जबकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में बॉडी क्या करेगी, जिस डायरेक्शन से आई है उससे ज्यादा पीछे चली जाएगी, समझ गए। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आइए स्पीड को समझते हैं सबसे पहले। अब स्पीड से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां और हैं। जैसे ही स्पीड की बात करते हैं, आप अपनी गाड़ी को सोचने लगते हैं, अरे जूम से गाड़ी निकाल देते हो। हाँ, वही स्पीड है क्या, हाँ स्पीड है, पर जब स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं। हाँ, आपने न्यूमेरिकल भी इस पे करना है, तो स्पीड का सिंबल है v, ध्यान दीजिएगा, स्पीड का सिंबल है v और फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ही डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है स्पीड, और यही डेफिनेशन भी है। सी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे पर बोल देते हैं तो उसका मतलब होता है अपॉन टाइम। देखिए, आपने डिस्टेंस को लिखना है ऐसा यूनिट मीटर में, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। सो आपका यूनिट क्या आ गया, आपका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। ये रहा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, -1 लिख दो, उसको पर पढ़ते हैं, ठीक है, या स्लैश लगा दो तो भी बात एक ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। अगेन, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया डिस्टेंस का स्पीड के लिए, इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक। अब स्पीड से जुड़ी कई सारी और जानकारी, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ आओ समझते हैं। अगर कोई बॉडी है, चलो तुम हो, हाँ तुम चला रहे हो अपनी एक्टिवा, जरा ध्यान से देखना, तुमने क्या किया, तुमने अपनी एक्टिवा चलाते समय क्या किया, देखा कि 10 किलोमीटर तुमने एक्टिवा चलाई। ध्यान से देखिएगा, 10 किलोमीटर तुमने अपनी एक्टिवा चलाई, क्या चलाई, 10 किलोमीटर चलाई, टाइम लिया 1 घंटा। फिर 20 किलोमीटर एक्टिवा चलाई, टाइम लिया 2 घंटे। 30 किलोमीटर एक्टिवा चलाई, टाइम लिया 3 घंटा। तो क्या हो रहा है, देखिए इक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10-10 का गैप है। क्या और आगे चलूं, चलो एक और आगे दिखा देता हूं। तो डिस्टेंस क्या है, इक्वल, देखिए 10-10 के इंटरवल में है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। और क्या खास बात है, इक्वल टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक जैसी स्पीड आएगी। यहां पर स्पीड पूछोगे मुझसे, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला बताया था ना स्पीड का भी। तो 10/1 10 किलोमीटर पर आवर, 20/2 10 किलोमीटर पर आवर, 30/3 40/4। तो आपकी स्पीड एक जैसी है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाता है। अरे भाई, रियल लाइफ में यूनिफॉर्म कहां पॉसिबल है।
सोचिए कोई ऐसी सड़क जब एक जैसी स्पीड आप चलाते हो, शायद मुझे लगता है ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक सुनसान सड़क पे हो जहां कोई ट्रैफिक नहीं है, तभी शायद मुझे लगता है ये यूनिफॉर्म पॉसिबल है। रियल लाइफ में तो क्या कहते हो, रियल लाइफ में तो यही होगा, हर वक्त आपकी स्पीड चेंज हो रही है, पल पल। क्या कहते हो, आप जिस भी शहर रहते हो, चाहे कोई भी शहर रहते हो, हर जगह ट्रैफिक का हाल तो वही है। हर थोड़ी देर में आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, एक्सीलेटर धीरे करना पड़ता है, हाँ पैर नीचे उतार करके गाड़ी रोकनी पड़ जाती है कई बार। तो आपकी स्पीड तो हर पल चेंज हो रही है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहे हो, क्योंकि बॉडी की स्पीड क्या है, अनइक्वल। क्यों? क्योंकि बॉडी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम का इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है। इसी को नीचे फिर से देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। यहां देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, बॉडी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो बॉडी का डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, कभी कभी 20 का डिफरेंस है, कभी 40 का डिफरेंस है। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। यहां बॉडी को लग रहा है 1 घंटा, या बॉडी को लगा 2 घंटा, या बॉडी को मिला 3 घंटा, और यहां पर बॉडी को लगा 4 घंटे, 4 आवर। तो आपने देखा आपकी वेलोसिटी हर बार अलग अलग आएगी। चलिए देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, सॉरी स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10 अपॉन 1, 30 अपॉन 2, 70 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 23.3 और यहां 25। क्या कह सकते हैं आप देख करके कि हर बार इसकी स्पीड का सिंबल है v, हर बार इसकी स्पीड क्या है, अलग है। डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम का इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए अनइक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस देखिए अनइक्वल है, टाइम का इंटरवल क्या है, सेम है। इसी को कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। अब आता है इंस्टेनियस, इंस्टेंट। हाँ भाई आजकल हम लोग की आदत हो गई है इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैगी, तुरंत चाहिए। तो जब कोई चीज तुरंत जाननी हो तो क्या होगा, किसी एक क्षण में मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड देखनी है, गाड़ी चला रहे हैं, अरे सर स्पीडोमीटर देख लो ना। हाँ भाई हर पल हम अपनी गाड़ी का जब स्पीड चला रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर में देख रहे होते हैं अपने, हाँ वो जो गाड़ी की स्पीड बताता है जिसमें, हाँ स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है, एक इंस्टेंट पे बॉडी की क्या स्पीड है। तो स्पीड हर वक्त चेंज हो रही है बॉडी की, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम स्पीड नापते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस स्पीड का नाम होता है इंस्टेनियस स्पीड। ठीक है, याद रखिएगा हर पल चेंज होती रहती है। फिर आता है एवरेज स्पीड। एवरेज, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो जितना भी बॉडी डिस्टेंस कर रही है, ट्रेवल कर रही है, सब मेजर कर लो, टोटल पार्ट्स में भी अगर बॉडी डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही है, एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, रुक रुक के बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो भी सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या आ जाएगा आपका, एवरेज स्पीड। याद रखिएगा क्योंकि स्पीड है तो आंसर का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करेंगे और टाइम सेकंड में, तो आपका जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। चलिए स्पीड के आगे निकलते हैं। स्पीड तो थी स्केलर क्वांटिटी, अब बताते हैं वेलोसिटी। तो जो जो स्पीड में पढ़ा वो सब कुछ वेलोसिटी में भी अप्लाई होता है, बट वेलोसिटी जैसे ही बढ़ा जाता है तो साथ में डायरेक्शन बताना जरूरी है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। देखिए कीवर्ड क्या है इसमें, डायरेक्शन वर्ड की है, क्योंकि यहां पे लिखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पर यहां लगा दिया डायरेक्शन, बन गया वेक्टर क्वांटिटी। या देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस में ही वर्ड है, क्या वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इसका ऐसा यूनिट अलग होगा क्या उससे, जी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम तो सेकंड में है ही, तो मीटर पर सेकंड या अपॉन सेकंड।
चलिए अब वेलोसिटी से जुड़ी जानकारियां, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बताने की जरूरत है? नहीं। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब है उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम इक्वल होगा और एक गिवन डायरेक्शन में होगा। अब चाहे इक्वल डिस्टेंस ना बोल करके आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, तब डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शब्द इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो इफ अ बॉडी क्या करेगी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, चलिए, और क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस करती है इक्वल इंटरवल पे। कीवर्ड क्या है इसके अंदर, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक वेलोसिटी है। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, मैंने कहा था रियल लाइफ में हम लोग यूजुअली यूनिफॉर्म कर नहीं पाते हैं, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म हर जगह अवेलेबल है। यही हो ही रहा होता है, आप और मेरे साथ यही हो रहा है हर समय। चाहे आप साइकिल चलाइए, चाहे आप एक्टिवा चलाइए, चाहे मोटरसाइकिल चलाइए, जो शहर का ट्रैफिक है वो नॉन यूनिफॉर्म ही हो रहा है। इसमें बॉडी का क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। डायरेक्शन स्पेसिफिक है, याद रखिएगा, डायरेक्शन स्पेसिफिक है। चलिए इंस्टेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। अगेन, जब कोई वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मेजर की गई होगी। अब आता है नया वर्ड आ रहा है फिर से, एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज स्पीड हो सकती है तो एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है। तो वेलोसिटी के लिए है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखिएगा, डिस्टेंस आप नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट लेना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो वो अपने पाथ पर अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे अगर वो वापस आ जाती है जहां से वो स्टार्ट की थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, इसीलिए उसमें वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। याद है ना, यहां तो एक बॉडी जो ऊपर गई और नीचे आई, जैसे मैंने थ्रो करके दिखाया था, याद आया, तो उस केस में भी वेलोसिटी 0 हो सकती है। आइए दोनों में डिफरेंस देखें, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखें। सबसे पहला स्पीड का डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, और यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, बस आगे क्या जोड़ दिया, यूनिट टाइम के आगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगेन स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रह सकता है, स्पीड पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट आप जाते हैं 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, 0, हाँ इट कैन बी 0 एंड नेगेटिव। चलिए स्पीड के बारे में, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, और एक कंप्लीट राउंड के बाद उसका एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस, उसका डिस्टेंस मान लिया जाएगा एक कंप्लीट राउंड के बाद, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। हाँ मैंने डिस्कस किया ये वाला पॉइंट आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसिलरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिलरेशन। एसिलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम से मेजर किया जाता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। चलिए देखते हैं क्या वर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कीवर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे ही ए की बात करेंगे, दैट इज एसिलरेशन की बात करेंगे, तो बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो जितना टाइम लगा इस चेंज ऑफ वेलोसिटी करने के लिए, आप इसको ऐसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, रेट ऑफ चेंज के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v माइनस u, दिस इज चेंज, है ना। जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, बन जाएगा चेंज अपॉन टाइम। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी खुद मीटर पर सेकंड में होती है। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी खुद किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, और नीचे भी क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड 2 बार हो जाएगा ना, क्या कहते हैं,
सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, 2 बार, एक बार मीटर पर सेकंड का सेकंड और एक बार टाइम का सेकंड, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब एसिलरेशन से जुड़ी जानकारी, जब जब हम एसिलरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब है वेरिएबल वेलोसिटी के केसेस में ही एसिलरेशन पॉसिबल है कि नहीं है। यूनिफॉर्म अगर एसिलरेशन वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी, समझ गया ना। आइए यूनिफॉर्म एसिलरेशन की बात करते हैं। तो अगर एक बॉडी क्या करे, इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का इंक्रीज हर बार सेम हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए भी एक टेबल मैंने आपके लिए बना देना है। लिखता हूं ऊपर वेलोसिटी, नीचे लिखता हूं टाइम और उसके नीचे बताता हूं एसिलरेशन। तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2। वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 3। अगेन 40, टाइम है 4। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला, डिस्टेंस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ यूनिफॉर्म वही तो है, बट वहां पे डिस्टेंस ना होकर के यहां पर क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 एंड सिमिलरली 40, इक्वल इंटरवल से इंक्रीज हो रही है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर भी आ जाएगा 10, सिमिलरली 10 एंड लास्ट में भी 10। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको बताता है एक्सेलरेशन। जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो चेंज किसमें होगा, वेलोसिटी का जो इंक्रीज होगा वो इक्वल नहीं होगा। मेरे केस में हर बार इक्वल इंक्रीज आ रहा है, 10 10 10 10 10 10 10। यहां पर इंक्रीज क्या कह रहा हूं, अनइक्वल होगा, समझ गए। तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है, हाँ आप छत पे खड़े हैं, आपने छत से क्या कर दिया, अपने टेरेस से क्या कर दिया, एक बॉल फेंक दिया। तो जो बॉल जो नीचे गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से तेजी से नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटी अर्थात धरती की जो पुल है अपनी तरफ, इसकी वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है उसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती के जितना नजदीक बॉडी आएगी उतना स्पीड, उतना ज्यादा वेलोसिटी उस बॉडी के अंदर होगी। पता है कि नहीं आपको? हाँ, कल्पना चावला, जरूर नाम सुना होगा आपने। क्या हुआ था उसके साथ पता है आपको? हाँ, कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। जब उनका स्पेसक्राफ्ट नीचे आ रहा था तो उस स्पेसक्राफ्ट में क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ की तरफ आ रहा था, उसकी स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी, उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई और उसके जो कूलिंग टावर्स होते थे, जो कूलिंग चैम्बर्स होते थे उस स्पेसक्राफ्ट के, वो उसको ठंडा नहीं कर पाए और अनकंट्रोल्ड वे में जब वो धरती की तरफ आने लगा, हाँ सच में एयर में ही खत्म हो गया वो सब कुछ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, धरती की तरफ जा रही है, उस समय जो एक्सीलरेशन होता है उस बॉडी में जो धरती की तरफ आ रही है, उसमें जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंबल होता है जी। हाँ, वैल्यू मुझसे पूछोगे तो वैल्यू जी की है, ये एवरेज वैल्यू है 9.8। ठीक है, 9.8। आइए, रिटार्डेशन क्या है? तो अगर एक वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन तो हो गया। पर यही चीज उल्टा हो जाए तो वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होने लगे तो क्या होगा? हाँ भाई, जब आप घर की तरफ वापस लौट रहे हो, आपकी गाड़ी वापस घर की तरफ लौट रही है, बताओ क्या होगा? स्पीड बढ़ाओगे क्या? आप घर की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी गली पे मुड़ गए, आप अपने चौराहे की तरफ आ गए, आपका घर आने वाला सामने दिख रहा है, तो स्पीड बढ़ा दो, घटाओगे? घटाओगे, तो रिटार्डेशन कर रहे हो। रिटार्डेशन में क्या होता है? वेलोसिटी कम टू जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, समझ गए? तो अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो, डिक्रीज हो,
गिरने लगे तो हम उसे नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डेसिलरेशन कहते हैं। चलिए अब जितना भी टॉपिक समझा, जितनी भी डेफिनेशन समझी हमने समझा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, इन सब पर रिलेटेड ग्राफ। याद रखिएगा ये ग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे टिपिकल चैप्टर है इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के लिए बच्चे बड़े परेशान रहते हैं एंड मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपने अगर अच्छे से समझ लिया, ध्यान से सुन लिया इस टॉपिक को, तो क्लियर हो जाएगा। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ वो जो शेर वाला क्वेश्चन था उसका जवाब लास्ट में दूंगा कि आपने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए देखा है। मेरा क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। हाँ, अगर आपने सेशन मिस नहीं किया है तो ये सेशन मिस मत करना, अंत में इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। हाँ, आप सुन के आश्चर्य कर जाएंगे इस आंसर को। चलिए, तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, इसका मतलब है जैसे ही पहला वर्ड आपको सुनाई दे ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमेशा वाई एक्सिस पे होगा और ये किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। क्या पहला वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे होगी, दूसरी वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगी। इसका मतलब है अगर मुझे इसको प्लॉट करना होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ होता है वाई एक्सिस और y की तरफ होगा s जो कि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है और x की तरफ होगा t जो कि टाइम का सिंबल होता है। तो आपने देखा ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट y की तरफ और टाइम एक्सिस की तरफ। तो पहली वैल्यू हमेशा आपको कहां मिलेगी, y एक्सिस, और दूसरी वैल्यू x एक्सिस में। अब इस ग्राफ में अगर कोई स्लोप जा रही है, लेट्स से ये लाइन जा रही है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो इसकी वेलोसिटी बताती है। कीवर्ड क्या है, वेलोसिटी। याद रखिएगा, जैसे मुझे मेजर करना है स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चलिए मुझे ये मेजर करना है, तो अगर मैं ये ए से बी तक का स्लोप निकाल दूं तो इस बॉडी का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं यकीन हो रहा है, आओ करके दिखाते हैं, नंबर से करके दिखाते हैं। ए पे डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अज्यूम करता हूं 10 मीटर है, और यहां बी तक पहुंचते पहुंचते इसका डिस्टेंस कितना हो गया है, 20 मीटर है। तो अब स्लोप बनी कहां रही है, ये रही स्लोप। देखिए कलर चेंज कर दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं, इसकी स्लोप ये बन रही है, ये रही इसकी स्लोप ए से बी। तो ए से बी में जो आप स्लोप देख रहे हैं, हाँ ए से बी में जो स्लोप देख रहे हैं उसमें ये जो पॉइंट है बी से सी, वो उसका डिस्टेंस के बराबर का पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, बी से सी विल गिव यू डिस्टेंस, और डिस्टेंस आ रहा है 10 मीटर। हाँ मैंने यूनिट मीटर में कहा है 10 मीटर। कैसे आ रहा है, यहां से यहां तक, बी से सी, देखिए मिल गया। और ये रहा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या मिलेगा आपको, इस एक्स एक्सिस में आपको इसका टाइम मिल जाएगा। इसका टाइम है, लेट्स से यहां पर है टाइम 5 सेकेंड और यहां पर है 10 सेकेंड। ध्यान से देखिए, आपके पास टाइम आ गया यहां तक का, यहां का टाइम आ गया 5। तो आप जैसे ही पूछेंगे मुझसे कि वेलोसिटी क्या है, मैं बोलूंगा 10/5 है, जो कि वैल्यू 10 कैसे आई, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट 10। ध्यान दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट था तो ये वाई एक्सिस की तरफ है, और ये एक्स एक्सिस है, यहां पर है टाइम। टाइम कैसे आया, 5 से लेके 10, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, 5 सेकेंड का। देख लीजिए ध्यान से, तो अब आपके पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए ये वेलोसिटी है। तो क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या बताता है आपको, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, स्लोप अगर किसी बॉडी की अवे फ्रॉम दी जीरो जा रही होगी तो वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बॉडी अगर ऐसे अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बॉडी टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रही है, वापस क्या हो रही है, टाइम की तरफ लौट रही है,
तो समझ जाइए यहां पर वेलोसिटी बॉडी की नेगेटिव है। क्लियर है? कब बॉडी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। चलिए अब आते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो स्टेशनरी बॉडी कैसी होगी। हाँ, रुकी हुई बॉडी को स्टेशनरी कहते हैं, जो बॉडी मूव नहीं करती। ध्यान से देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, ये जो पॉइंट P है वो 28 मीटर है, ठीक। 1 सेकंड बाद बॉडी 28 मीटर पर है, 2 सेकंड बाद भी 28 मीटर पर है, इवन 8 सेकंड बाद भी 28 मीटर पर है। क्या हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट P कांस्टेंट है। इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही है, टाइम तो चेंज हो रहा है। डेफिनेशन याद करिए रेस्ट की, बॉडी की टाइम चेंज होता है, आपके सराउंडिंग में समय तो बदल रहा है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो बॉडी एट रेस्ट है। ये है बॉडी स्टेशनरी। समझ गए? हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे पता चलेगा स्टेशनरी बॉडी की क्या पहचान है? इसका मतलब याद कर लीजिए, इसको क्या होगा, पैरेलल टू, ये पैरेलल का निशान बताया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रखेंगे इसको, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रही है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और केस 2 देखिए, बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो वो अपवर्ड जाती हुई नजर आएगी। कैसे जाती दिखाई दे रही है? ध्यान दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है और वो ओरिजिन से अपवर्ड जा रही है, ओरिजिन से, ओरिजिन है ये, ओरिजिन से अपवर्ड जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला आपको दिखा दिया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। स्लोप से पता चलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ए बी दिखा आपने, ए बी मैंने अभी जस्ट शो किया आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बॉडी की जो स्लोप है वो कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखिए कर्व लाइन है, तो समझ जाइए वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी? जब कर्व्ड लाइन होगी। लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व। देखिए ये जो स्लोप है वो कर्व है, ये जो ब्लू लाइन थी वो कर्व थी, तो आप समझ जाइएगा कि ये वेरिएबल वेलोसिटी कर रहा है। अगेन वेरिएबल वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हो रहा है बॉडी में वेरिएबल वाला, अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है। चलिए अगला ग्राफ जो आने वाला है वो है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और टाइम का मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पहली वैल्यू, ये पहली वैल्यू वाई एक्सिस पे होगी और ये जो दूसरी वैल्यू है ये एक्स एक्सिस पे होगी। मतलब डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ये नीचे की तरफ टाइम और वेलोसिटी इस वाई एक्सिस की तरफ होगा। वेलोसिटी मिलेगी वाई एक्सिस पे और टाइम मिलेगा यहां। तो क्या बताएगा, ये ग्राफ क्यों बनाते हैं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप निकाल दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें स्लोप है फ्रॉम ए टू बी, ये स्लोप निकालना चाहते हैं, तो जो ये स्लोप निकलेगी वो एक्सीलरेशन दे देगी। ध्यान दीजिएगा वर्ड को, इस पे न्यूमेरिकल है, क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, जैसे मैंने बताया पॉइंट ए टू बी मुझे स्लोप मेजर करना है, ये क्या बता देगा, ये एक्सीलरेशन बता देगा। कैसे बताएगा, देखना चाहते हो? आओ देखते हैं कैसे बताएगा, इसको देख लेते हैं। जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो u कहलाएगी, क्योंकि वो पहली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v कहलाएगी। सो आपके पास एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। स्लोप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, अब कहोगे सर स्लोप बन रहा है, बन गया स्लोप, तो आपने क्या कर दिया, v माइनस यू की वैल्यू कर दी, ठीक है, जो कि मेरे केस में हो जाएगा, यहां पे दिखा देता हूं, b से c का डिफरेंस है ना, ये b से c तक की जो वैल्यू होगी वो मेरा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी
और टाइम क्या होगा, ये रहा टाइम, टाइम ये रहा इनिशियल टाइम, ये है फाइनल टाइम, और मेरे पास आ जाएगा चेंज इन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, दैट इज स्लोप निकाल देंगे, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए, और इसी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकाल दिया करिए। क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया। ध्यान रखेंगे, फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया एनक्लोज्ड। इसका मतलब है अगर मुझे इसमें से क्या करना हो, एरिया निकाल दी जाए, ये रहा ट्राइंगल, देखिए मैंने आपके लिए शेड कर दिया, ये ट्राइंगल की एरिया जो होगी, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हाँ ट्राइंगल बन रहा है ना, तो वो जो एरिया आएगी वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो एरिया निकाल देंगे। चलिए, आपने देख लिया कि किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ काम आने वाला है। स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सीलरेशन निकल जाएगा, एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट। याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है इसको, ठीक है, दोनों चीजें याद होनी चाहिए आपके। आइए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंडीशंस देख लें। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैंने पहले ही बताया, स्लोप आपको क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। चलिए पहले केस में देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई दे रही है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इसे कहते हैं स्लोप इज जीरो, और स्लोप जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। समझ गए, ये स्लोप जीरो है क्योंकि टाइम तो इंटरवल चेंज हो रहा है, देखिए टाइम का इंटरवल चेंज हो रहा है, पर वेलोसिटी का जो भी यहां नंबर होगा, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि यहां वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी 20 मीटर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि 20 माइनस 20 जीरो, तो इसीलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, समझ गए। और इसमें तो अभी जस्ट देखा था, इसमें होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन या पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है, ओरिजिन से दूर जा रही है। इसका उल्टा देख लो, यहां पे स्लोप है नेगेटिव, बॉडी टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रही है, स्लोप वापस नीचे आ रही है। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा था, घर से निकलते हैं, कहीं बाहर के लिए निकलते हैं तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और घर की तरफ लौटते हैं एक्सीलरेशन हो जाता है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। देखिए ना, वापस आ रहे हैं ना, आपकी स्लोप स्पीड यहां ज्यादा है और यहां स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। और आखिरी केस में आ जाइए, यहां पर बॉडी की स्लोप कैसी है, वेरिएबल है, ये वेलोसिटी ही वेरिएबल है, यहां पर ये स्लोप एक कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। हाँ भाई, इंस्टेनियस एक्सीलरेशन, हर पॉइंट में चेंज हो रहा है एक्सीलरेशन। चलिए तीसरा ग्राफ, पहला देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं अब उसमें एक्सीलरेशन कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा, एक्सीलरेशन वाई एक्सिस पर और टाइम होगा एक्स एक्सिस पे। तो इस बार क्या खास बात है, इस बार जो बॉडी में चेंज इन स्पीड है, हाँ, उसको निकाला जा सकता है एरिया से। इसका मतलब है एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, देखिए यहां है एक्सीलरेशन, यहां है टाइम, इसमें अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसकी एरिया क्या, इसकी एरिया कवर कितनी कर रही है ये निकाल दे तो क्या निकलेगा, स्पीड का चेंज निकल आएगा, जिसको हम कहते हैं v माइनस यू निकलेगा। क्या निकलेगा, v माइनस यू, चेंज इन स्पीड निकलेगा। चलिए एक एक करके अब इसके टाइप्स देखते हैं, एक्सीलरेशन ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के। हाँ, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, हाँ, या बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, एक जैसा एक्सीलरेशन है, तब क्या होगा, उस केस में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, जिसमें बॉडी या तो स्टेशनरी, जिसको हम स्टॉपिंग, हाँ, रुकी हुई बॉडी कहते हैं, स्टेशनरी बॉडी, या बॉडी मूव कर रही है पर उसका एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए
लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस से कॉन्साइड करेगी। क्या वर्ड है? लाइन कॉन्साइड विद दी टाइम एक्सिस। देखा ध्यान से, देखिए ये ब्लू लाइन कहां चल रही है, मैंने रेड से कवर कर दिया इसको। एक्स एक्सिस पे ही लाइन क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। इस केस को हम कहेंगे स्टेशनरी बॉडी। हाँ, आपको कह सकता है ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ शोइंग स्टेशनरी बॉडी, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर? और यहां तो आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे देगा, उस पर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा वेलोसिटी निकालो, आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इसीलिए क्वेश्चंस, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एक डायग्राम को पॉज करो, खुद बनाओ, देख करके फिजिक्स नहीं आता है। यस माय राइजिंग स्टार्स, अगर आपने सिर्फ सोचा मैं देख लूंगा और मैं मास्टर हो जाऊंगा फिजिक्स में, जी नहीं, ये सारा बेसिक्स है आपके आने वाले 11th-12th का। आपको ये फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 11th-12th में। हाँ, आपका स्पेसिफिकली ये चैप्टर्स ही हैं फिजिक्स का, एक बड़ा टॉपिक है वेक्टर्स से रिलेटेड टॉपिक, जिस पे आपको डिटेल्ड स्टडीज की करनी पड़ेगी। इसीलिए प्लीज इसको मिस आउट मत करिए। हाँ, ड्रॉ करिए, अपने हाथ से ड्रॉ करिए और खुद आंसर चेक करिए, वेरीफाई करिए जो मैंने कहा, जो मैंने बोर्ड में बनाया वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए केस 2, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कीवर्ड क्या है इसमें? बॉडी में इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, घट नहीं रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसके लिए क्या बनाया है? अगेन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस इस बार जीरो पे नहीं बन रही है, इस बार यहां नहीं बन रही है, देखिए यहां पर नहीं है, इस बार टाइम से कहीं ऊपर बन रहा है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे सर? ये जो पैरेलल लाइन है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। आइए मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर ए की बात करता हूं। मान लीजिए पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट नंबर ए पे एक्सीलरेशन है, पॉइंट नंबर बी पे भी कोई एक्सीलरेशन होगा। चलिए, पॉइंट नंबर ए का टाइम मैंने दिया 1, पॉइंट नंबर बी में टाइम दे दिया 2। तो जब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की तो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ऊपर इनटू, ठीक है, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन इनटू टाइम कर दें तो क्या निकल आएगा? v माइनस यू निकल आएगा, जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास एक्सीलरेशन तो सेम है, टाइम बस चेंज हो जा रहा है। देखिए टाइम का इंटरवल चेंज हो रहा है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? चेंज इन इंक्रीज बराबर बराबर मात्रा में आता जाएगा। अगर आपने एक्सीलरेशन बताया यहां पे 20 है, तो देखिए पहला हो जाएगा 20 इंटू 1, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दोबारा टाइम आपने 2 ले लिया, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे टाइम 2 लेना था। हाँ भाई, यहाँ 2, तो 20 इंटू 2 कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट और बढ़ जाते हैं, सी बढ़ जाते हैं, यहाँ है टाइम 3 सेकेंड, तो 20 इंटू 3 क्या कहते हैं? इक्वल इंक्रीज है कि नहीं है? यूनिफॉर्म इंक्रीज है कि नहीं? देखिए 20 20 20 20 20 का इंक्रीज। इसीलिए कह रहे हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अच्छा, अगर कोई बॉडी जिसमें क्या हो, डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो, तो क्या होगा? तो इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। इस बार वेलोसिटी जीरो के नीचे है, देखिए जीरो के ऊपर नहीं है। देखिए ये ग्राफ में ये जो जीरो है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, उससे नीचे है, अर्थात नेगेटिव आपका एक्सीलरेशन है। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है हम इसे रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने देखा हर टाइप के ग्राफ्स। क्या बॉडी का ग्रेविटी से भी कोई लेना देना है, मोशन का? हाँ है भाई। सोचिए, इमेजिन करिए, इसको ध्यान से देखिए। ये हैं आप अपने छत पर खड़े। हाँ भाई, तुम खड़े हो अपने छत पर, खड़े हो। चलो, ये तुम खड़े हो छत पर और तुमने यहां से क्या कर दिया? एक बॉल छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊंचा घर है तुम्हारा, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। बहुत ऊंचा घर है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना तब समझ में आएगा। बहुत ऊंचे घर पे तुम रहते हो, लेट्स से एफिल टावर या बुर्ज खलीफा में रहते हो।
चलो ठीक है, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। हाँ लिख भी दे रहा हूं तुम्हें। बुर्ज खलीफा तो नाम सुना ही है ना तुम लोगों ने। चलो, यहां तुम रहते हो बुर्ज खलीफा में, तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट है प्लेस, है ना, सबसे सबसे टॉलेस्ट है ये बिल्डिंग। तो तुमने यहां से बॉल छोड़ा, तो ये बॉल नीचे आएगा, बहुत तेज गति से नीचे आता रहेगा। सर ये तो हमें मालूम है, बट जैसे जैसे मैंने कहा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं। यहां पर वेलोसिटी मैं अज्यूम करके लिख रहा हूं, बॉल की है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड बाद, जस्ट इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, हर 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर 10 ही क्यों आपने बोला? अरे 9.8 है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, याद होगा आपने, है ना। जी की वैल्यू हमने क्या बताई थी? जी इज इक्वल टू 9.8। तो ये जो 9.8 है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकंड में। हाँ अब समझ गए तुम, 9.8। उसको राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 10 10 10 करके समझा दिया। देखा ध्यान से? तो बॉडी का फॉल, फ्री फॉल देखिए कितनी तेजी से स्पीड बढ़ रही है। यहां आते आते स्पीड बॉडी की देखिए इस 5th पॉइंट पे 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हर 1 सेकंड में स्पीड और बढ़ती जा रही है। और ये क्यों है? अर्थ के ग्रेविटी के पुल की वजह से। अर्थ उससे अपनी तरफ तेजी से क्या कर रही है, जैसे जैसे बॉडी नियर द अर्थ आ रही है उसकी स्पीड और इंक्रीज होती जा रही है। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स, तो जैसे ही बॉडी फॉल करेगी अर्थ की तरफ, तो अर्थ की ग्रेविटी उससे अपनी तरफ क्या करेगी? पुल कर लेगी। और उस समय जो एक्सीलरेशन होगा, वो क्या होगा? 9.8 की तरफ होगा। और क्योंकि बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है इसीलिए एक्सीलरेशन होगा। और उल्टा कर दो, जब आप फेंकोगे बॉडी को ऊपर, तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से जाएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम दी अर्थ जाएगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। हाँ मैंने कहा था पूरा चैप्टर एक शॉट में फिनिश करना है ना, कोई इधर उधर नहीं, कुछ टाइम वेस्ट नहीं, एकदम सुपर स्पीड की तरफ से। यस, ये रहा एक्सीलरेशन टाइमग्राम। आप देख पाएंगे वाई एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है। इस समय बॉडी फ्री फॉल कर रही है। क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है। कैसे मालूम बॉडी फ्री फॉल कर रही है? क्योंकि बॉडी का एक्सीलरेशन 10 है। पॉइंट ए पर भी 10 है, पॉइंट बी पे 10 है, सी पे 10 है, डी पे 10 है। तो जब क्या हो? एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब एक जैसा हो, जो कि मेरे केस में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। इस लाइन को मत देखिएगा, इस लाइन को नहीं, इस लाइन को देखिए। ये लाइन ए से लेके एफ तक, ये जो एफ लाइन है ये शो कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये लाइन जो है, यही लाइन फॉलिंग बॉडी के लिए है। अब इसी फॉलिंग बॉडी का एक डायग्राम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। बट इस बार जो ग्राफ है, हाँ इस बार जो ग्राफ है फॉलिंग बॉडी का, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। ध्यान से देखिए। अच्छा, आप देखेंगे कि इस बार जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, ए नाम है, ओ ए नाम है। ये लाइन जो है ये फ्री फॉलिंग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे प्रूव करें सर कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है? तो मैंने बताया जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखिए, जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है उसमें फ्री फॉलिंग बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। एक्सीलरेशन होता है 10, टाइम है 1। तो इस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो गिव्स यू द वेलोसिटी। क्या चीज? वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया।
ध्यान रखेंगे किसमें, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया निकलेगा वो वेलोसिटी बताएगा। तो हमारे केस में ये देखिए इसकी एरिया क्या होगी सर, 10 × 1 रेक्टेंगल बन रहा है, तो पहली वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर देखिए बॉडी जब 2 सेकंड ले लेगी, टाइम तो हो गया 2 सेकंड, इस बार वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, पर टाइम क्या हो जा रहा है यहां तक हो जा रहा है, तो एरिया बढ़ जा रही है। एरिया में अब ये एरिया इंक्रीज हो जा रही है, 10 × 2 तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा अगर हम तीसरी तरफ चले जाएं, हाँ और आगे बढ़ जाएं, तो इस बार मैंने ब्लू लाइन से आपको रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम बढ़ता जा रहा है, देखा। अब आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी 10 × 3 = 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या साबित हुआ, आपके पास यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले में 10 जो मैंने रिप्रेजेंट किया v1 से, फिर दूसरे में 20, फिर 30 एंड सो ऑन, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलो तीसरा केस, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक फॉलिंग बॉडी को, देखा तीनों केस में रिप्रेजेंट कर दिया। पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दिखाया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा दिखाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी बट राइजिंग लाइन थी, ओरिजिन टू अपवर्ड। अब तीसरा है फॉलिंग बॉडी, तो है बॉडी फॉलिंग है पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट और टाइम कहां है, एक्स एक्सिस पे। देखिए इस बार ग्राफ देखिए, अब आप देखेंगे इस बार जो ग्राफ है वो आपका एक स्लोप है, यस एक कर्व्ड लाइन है, ध्यान दीजिए कर्व्ड लाइन है, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रही वेलोसिटी, ये रही टाइम, और ये रहा आपका ग्राफ जो इससे पहले हम लोगों ने बनाया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है, यस एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये सब मैंने पीछे नोट कराया है, हाँ अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो प्लीज 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 सेल्फ लिखिए, एक एक चीज नोट डाउन करिए। मैं भले ये नोट्स दे दूंगा, हमारे ऐप पे ये नोट अवेलेबल होगा, हाँ सर तरुण रुपानी पे अवेलेबल होगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा राइजिंग स्टार, उस पर भी ये सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, बट अपना स्वयं का लिखो। वंस यू राइट इट गेट्स इनटू योर हेड। हाँ तुम लिखोगे या तुम्हारे दिमाग में ज्यादा होगा। तो अब आपने देखा, आपने एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल निकालनी है, आप एरिया निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे क्या आता जाएगा, आपको हर बार जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, करस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग होगी, ठीक है, पर यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए कर्व्ड लाइन है। ये कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फॉलिंग बॉडी। चलो यहां तक तो आई एम वेरी 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 श्योर कि आप समझ गए होंगे। अब आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई लाइन मूव कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हम उसको शो करना चाहते हैं, तो 3 बेसिक इक्वेशंस हैं आपके सिलेबस में। पहली इक्वेशन है v = u + at। क्या, v = u + at। आइए पहली इक्वेशन को सिर्फ हम बात करेंगे, हम ग्राफिकली आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको शो करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या, v = u + at। सबसे पहले आपको इस ग्राफ को ध्यान देना है, प्लीज ध्यान दीजिए इस ग्राफ को। आप देखेंगे कि इसमें आपको दिखाई देगा, चलिए आपको दिखाई देगा इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना, पर ये लाइन जो है ओरिजिन से ऊपर है, ध्यान दिया आपने, पॉइंट का नाम है ए और जहां तक लाइन जा रही है वो बी है, हाँ ए से बी जा रही लाइन। अब आप देखेंगे इसमें ए जो है जिस समय स्टार्टिंग पॉइंट है उस समय जो वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, सिंबल है यू, और यहां पर बी पॉइंट पर
जब बॉडी रीच कर जाएगी उस समय जो वेलोसिटी होगी, जो कि फाइनल पॉइंट है, उसका नाम हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। सिंबल है क्या, v। सो आपके पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में कितना टाइम इंटरवल लगा, वो टाइम इंटरवल है a to e। देखिए टाइम इंटरवल है a to e। हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे टाइम एक्सिस y एक्स एक्सिस पे। तो अब एसिलरेशन जब भी निकालना होता है तो एसिलरेशन किसके बराबर होता है, स्लोप इन v वर्सेस t ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होता है वो एसिलरेशन बन जाता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, स्लोप इज इक्वल टू ये रहा BE अपॉन AE। ठीक, स्लोप का फॉर्मूला होता है BE अपॉन AE। सर ये कैसे आया, BE अपॉन AE क्यों आया, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या चीज, एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कहां पे एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और y एक्सिस में चेंज कितना हो रहा है, BE हो रहा है। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, BE बोल सकते हो, या v माइनस u बोल सकते हो, या AC भी बोल सकते हो। देखिए A से C है ना, आप कह सकते हो ये AC अपॉन OD के बराबर है ना, O से D। डायग्राम को ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे ही आप AC निकालना चाहते हैं तो आप करेंगे v माइनस u, और आप OD निकालना चाहते हैं, O से D तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो टाइम है t। सो अब आपके पास आ चुका है, आपके पास वैल्यू आ गई, A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। कैसे आया, स्लोप के फॉर्मूले से आया। और स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। याद रखेंगे, y का डिफरेंस, y की वैल्यू का डिफरेंस, ये रो y का डिफरेंस, ये ना y एक्सिस है, देखिए ये डिफरेंस यहां से यहां तक की वैल्यू का, और यहां रहा डिफरेंस इन x एक्सिस। ठीक, x एक्सिस में डिफरेंस, ये स्लोप बताता है। हमारे केस में अब फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए AT और यहाँ पे प्लस u इज इक्वल टू v। तो आपने बना दिया, आपने बना दिया v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ लाइन, v इज इक्वल टू u प्लस AT। चलिए इसी को अब दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ चेंज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि अब इक्वेशन में डिस्टेंस है। हाँ, इक्वेशन में क्या है, डिस्टेंस है। प्लीज देखते हैं, इस बार जो ग्राफ है वो यही है, ध्यान से देखिए, ग्राफ यही है, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, और एरिया यहां पर किसकी बन रही है, एरिया बन रही है, देखिए एरिया बन रही है इस प्लेस की। मैं इस प्लेस को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं ग्राफ में, देखिए एरिया जो है वो है ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, किस दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, देखिए एक रेक्टेंगल की एरिया है इसमें, आप देखें रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल TNGLE, और दूसरा क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल कहाँ है, ये रहा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो S जो कि है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, S इज इक्वल टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एरिया होती है L इंटू बी, मेरे केस में L लेंथ है UT, मतलब U, और T लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितना है भाई, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी, ये हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, U इंटू T। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किस ट्राइंगल की ऐसी एरिया होती है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए, तो इसकी एरिया के लिए आपके लिए हाइट हो गया ये, और ये हो गया बेस। बेस ये रहा बेस। तो आप क्या करेंगे, हाफ
v माइनस u इंटू टी, क्योंकि ये t है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें अब, तो आपने इससे पहले एक इक्वेशन निकाली थी। पहली इक्वेशन क्या निकाली थी आपने? इससे पहले आपने निकाली थी कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें v माइनस यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यहां से हम v माइनस यू को रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले क्या लिख सकते हैं? at लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। देखिए क्यों? v माइनस यू के बदले हम लोग लिखना चाहते हैं क्या? at लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू के बदले क्या लगाया? ए टी। तो आपके पास जैसे ही ए टी लगा, वहां पे t ऑलरेडी एक मौजूद है, तो v माइनस यू के बदले ए टी और t, तो आंसर आ गया आपका सेकंड मोशन। हाँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। समझ में आ गया? आपने बस क्या करना है, दो एरियाज में ब्रेक करना था ट्रेपेजियम की एरिया को। एक बार लेना था रेक्टेंगल की एरिया, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाला, और एक बार ट्राइंगल की एरिया, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाला। आपने बस v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया और आपका आंसर आ गया। तीसरी और लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन समझते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बार भी ग्राफ तो यही रहेगा, ग्राफ यही रहेगा, बट आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला एरिया से ही निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस बार ट्रेपेजियम को एज इट इज फुल ले लेंगे, और ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। हमारे केस में डिस्टेंस इस बार ऐसे निकालेंगे, एरिया तो निकालेंगे पर दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करेंगे। इससे पहले किया था ना, अब नहीं करेंगे। तो हाफ के बदले हाफ रह जाएगा। यहां पर ये जो पहला पैरेलल लाइन है, ये रही हमारी पहली पैरेलल लाइन, इसका डिस्टेंस है v, ठीक है, और ये है दूसरी पैरेलल लाइन u। तो v प्लस यू कैसे आया? v प्लस यू, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या है? ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसकी हाइट है, ये रही इसकी हाइट। हाइट कितनी है? t। तो इस बार क्या है? इस बार हो गया s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू टी। इस बार हमें t को रिप्लेस करना है। सर क्या करना है? देखिए, t को रिप्लेस करना है। हमने जाना था a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर मुझे इसमें से t निकालना हो तो, हाँ, इस वैल्यू में से t निकालना हो तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a। बस यही हमें करना है। इस बार हमें इसमें से t रिप्लेस करना है। सर आपको कैसे मालूम t रिप्लेस करना है? याद रखिए, जब आप थर्ड इक्वेशन करते हैं तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? तो क्योंकि v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as है, टाइम है नहीं, इसीलिए टाइम को यहां पर से क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान दिया मेरी बात को? तो टाइम है ही नहीं, तो यहां पे टाइम को रिप्लेस कर देंगे। टाइम की वैल्यू किससे निकालेंगे? पहली ही इक्वेशन से निकालेंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन इसी से बनी थी, v माइनस यू अपॉन टी से बनी थी। तो अब आप पुट कर दीजिए इसमें। आइए यहां कर देते हैं, यहां रही आपको इक्वेशन करते हैं। s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, टी के बदले आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। अब देखिए 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पर बन जाएगा 2as, और यहां क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बट आपको तो याद होगा आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे आया होगा? आपने यू स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दिया होगा। हेंस प्रूव। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशंस ऑफ
मोशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ लाइन भी आपको श्योर आ गई होगी। हाँ, इसके स्पेशल केसेस में यही हो सकता है कि बॉडी अगर ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो जहां अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी वहां -a की जगह g लगा देंगे। फिर से सुन लीजिए बॉडी को, अगर बॉडी का कोई स्पेशल केस है, फॉर एग्जांपल बॉडी आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो जहां a लगा रहे हैं वहां g लगने लगेगा। और अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, ऊपर से नीचे आ रही है, फिर a की जगह क्या लगाएंगे, g लगाएंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। क्या, a के बदले g लग जाएगा। कब g लगेगा, जब फ्री फॉलिंग बॉडी होगी। और अगर बॉडी अपवर्ड जा रही होगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2gs हो जाएगा। क्लियर है, मतलब एक्सीलरेशन को आप ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे फॉलिंग बॉडी में या मूविंग अपवर्ड बॉडी में, बाकी एज इट इज चलता रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया, राइजिंग स्टार के लिए बनाया गया वीडियो है, आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया वीडियो है। तो एक ही चीज चाहता हूं, और वो है तुम्हारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा कमेंट्स और रिक्वेस्ट कि अपने क्लासमेट्स को अगर तुमने नहीं शेयर किया तो यू आर नॉट हेल्पिंग मी एंड आई एम बी रियली 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 थैंकफुल अगर आप सब स्टूडेंट्स को, सारे क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा, इसका वचन नहीं दे पाऊंगा, पर सब कुछ अभी फिलहाल आपके लिए फ्री है। हम सारे कंटेंट, सारे वीडियोस, सारे नोट्स, सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। तो इसीलिए अपना इस पर प्यार बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए और बिलीव करिए, यू आर दी बेस्ट। आप सब बेस्ट हैं, सिर्फ थोड़ी तैयारी करनी है और आईसीएसई बोर्ड आपका मैं आपको सुपर्बली क्लियर कराऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो इसी विश्वास के साथ कि आप इसको शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे सिर्फ। और आज का जो क्वेश्चन था उसका जवाब दे दूं। हाँ, मैंने पूछा था कि क्या आपने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए देखा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कैसे, मरे हुए शेर को कैसे हम दौड़ते हुए देख सकते हैं। अरे भाई, शेर मरा हुआ है, तुम तो दौड़ रहे थे तुम दौड़ रहे थे, शेर बीच में मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब इमेजिन करो, क्या मेरी बात कहने में समझ में आ रही है कि शेर मरा हुआ है और व्यक्ति दौड़ रहा है, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, शेर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। शेर इज एट रेस्ट क्योंकि वो तो मरा हुआ है, पर आदमी जो हंटर है वो तो दौड़ रहा है ना। तो यस, उसने मरे हुए शेर को दौड़ते हुए जरूर देखा है। सो थैंक यू एंड लव यू। समझ में आ गया होगा आज का जो हमारा क्विज था, और समझ में आ गया होगा तो आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके प्यार भरे कमेंट के बेसिस पे हम बनाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले कहा था कि सर मोशन इन 1 डायमेंशन बनाइएगा, तो ही मैंने आपके लिए कहने पर ये वीडियो बनाया था। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय फ्रॉम नाउ।